स्टार्ट करें स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो हमें स्टेट्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जानना है कि मैटर क्या चीज होती है। क्लियर? तो शुरू करते हैं मैटर से। इस लेक्चर में हम सिर्फ मैटर के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करेंगे। क्लियर? देखो मैटर क्या चीज होती है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज है, जो भी चीज है, वो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है। उस मटेरियल्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया था मैटर। ठीक है? जो भी चीज है, आप अगर स्टोन देख लो, फूड देखो, स्टार्स, प्लैनेट्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। क्लियर? इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये भी क्या है, किसी न किसी मटेरियल का, और इससे भी एक मैटर का नाम दिया गया था। क्लियर? मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जो भी है, वो सब किसी न किसी मटेरियल का बना है, और साइंटिस्ट ने उन्हें नाम दिया था मैटर। क्लियर? ये तो आगे की नॉर्मल लैंग्वेज में हमने ये कह दिया। क्लियर? अगर हम कहें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें, तो हम ये कहेंगे कि जो मैटर होते हैं ना, ये दो चीजों से मिलकर बने हैं। किसके? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। एटम्स, सेकेंड इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है? एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बनता है। एटम क्या है? एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कैन नॉट बी डिवाइडेड। कैन नॉट बी डिवाइडेड मतलब ये वो पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसकी फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती। कोई डिवीजन नहीं होती एटम्स की। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स में हम ये कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, सॉरी, टू एटम्स join together through chemical bond। एक केमिकल बॉन्ड से दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये तो आ गया केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि मैटर क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। एटम वो जिसकी फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, और मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। थोड़ा सा देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स, ठीक है? मॉलिक्यूल्स दो तरह से होते हैं, एक होमोमॉलिक्यूल और दूसरे आ जाते हैं हेटेरोमॉलिक्यूल। ठीक है? होमोमॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स भी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। और हेटेरोमॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? अब देखो जो होमोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसमें हम कहते हैं कि सेम एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर। ज्वाइन टुगेदर किससे ज्वाइन होते हैं? एक केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2, N2, P4 एक्सेट्रा। क्लियर? सेम एलिमेंट ने मिलकर क्या बना दिया? होमोमॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी। नेक्स्ट अगर हेटेरोमॉलिक्यूल में हम कहें, तो इसमें हम ये कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर in definite proportion। क्लियर? डेफिनेट प्रोपोर्शन से क्या मतलब है हमारा? एग्जाम्पल देखो, वाटर। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन यहाँ पे 1 होता है और ऑक्सीजन का 3 होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें अमोनिया की, NH3, ये बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना प्रोपोर्शन होता है?
14, और अगर बात करें हाइड्रोजन की तो ये होता है 3। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर, और इसकी प्रोपोर्शन होती है 3:8। इसका मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बना दिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बना दिया, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। क्लियर? इनमें अलग अलग आ जाते हैं, इनमें O2, N2, P4 और भी बहुत सारे इसी तरह से आ जाते हैं। ठीक है, अब ना एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखो। नोट, क्या पॉइंट है? नंबर ऑफ एटम्स constituting in a molecule called atomicity। उसे क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। इंपॉर्टेंट है, एटॉमिसिटी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये एटॉमिसिटी कैसे है? देखो, क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेंगे कि एटॉमिसिटी क्या है, वहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपके पास है O2 मॉलिक्यूल, बताओ इसकी एटॉमिसिटी क्या है। P4 मॉलिक्यूल, बताओ इसकी एटॉमिसिटी क्या है। O3, N2, कुछ भी पूछ सकते हैं। F2, बताओ इनकी एटॉमिसिटी क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर हम इनकी एटॉमिसिटी की बात करें तो O2 की एटॉमिसिटी आ जाती है 2। कितने? 2 ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया। नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मिलकर बन रहे हैं, उस वही हमारी होती है एटॉमिसिटी। सिमिलरली P4 का एटॉमिसिटी आ जाती है 4, O3 की एटॉमिसिटी आ जाती है 3, दैट इज द ओजोन, और N2 की एटॉमिसिटी आ जाती है 2, F2 की एटॉमिसिटी आ जाती है 2। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप नोट करके अलग से लिख लें कि ये होते क्या है बेसिकली। इतना समझ में आ गया? अब ना इसके बाद हम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? ये तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स दो तरह से होते हैं, होमोमॉलिक्यूल एंड हेटेरोमॉलिक्यूल्स। अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कि मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल। हमने कहा था कि एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वहीं से क्या होता है, मैटर की कंपोजिशन होती है, मैटर उन्हीं से बनते हैं, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर। क्लियर? अब हमने एटम कहा था, एटम क्या होता है, जो फर्दर जिसकी डिवीजन नहीं होती, वेरी स्मॉल पार्टिकल। सबसे छोटा पार्टिकल जो आता है एटम्स ही होते हैं, और उनसे मिलकर क्या बनते हैं, मैटर बनते हैं। क्लियर? हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से क्या मतलब है, देखो हमारे पास 3 तरह की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? जो गैस होते हैं उसके अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कुछ ऐसे होते हैं, है ना, और अगर लिक्विड की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स भी दूर होते हैं, मगर गैस के कंपैरिजन में इतने ज्यादा दूर नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड की तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होते हैं, ये गैस में होते हैं, गैस, ये लिक्विड में होते हैं, और ये होते हैं सॉलिड में। ठीक है, अब देखो गैस में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है इनकी स्पेस देखो कितनी दूर दूर है, काफी ज्यादा स्पेस है। जबकि लिक्विड में बात करें गैस के कंपैरिजन से इसमें कम आ जाती है। सॉलिड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम आती है। तो यहाँ पर हम अगर इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में इसके ऑर्डर की बात करें कि इसकी गैस, लिक्विड और सॉलिड, इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर आता है, सबसे ज्यादा होती है गैस में, देन लिक्विड में, और देन इसमें होती है किसमें, सॉलिड में। क्लियर? ये होती है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कि इनके बीच में स्पेस कैसी है। और कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार ये मूव करते रहते हैं, और इसका क्या मतलब, वो मूव से इसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ती है। जैसे हम इसको थोड़ा सा और टेम्परेचर देंगे और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट ये कह रहा है, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, हमने बात की, जैसे हमने सॉलिड में देखा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने पास पास होते हैं, ऐसे। ये सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बहुत पास होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में
और गैस में, ठीक है, इतने ज्यादा, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है। ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, ये हम कर रहे हैं लिक्विड की, और ये किसकी कर रहे हैं, गैस की। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम देख रहे हैं। यहां पर हमने कहा कि दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये कितने ज्यादा पास है, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, और इसमें इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा आ जाती है सॉलिड की। लिक्विड की बात करें तो कम फोर्स लगती है इस पे, और अगर गैस की बात करें तो इस पे फोर्स सबसे कम लगती है। क्लियर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और अगर बात करें गैस की तो सबसे कम होती है। क्लियर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं। क्लियर। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में होती है। ठीक है, इसकी फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें इसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर जाना स्टार्ट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। क्लियर, कि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वेरी करती है, जैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में उससे कम। क्लियर। अलो अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सबस्टेंस एंड क्लासिफाई देम। जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा हमारे पास गैस है। क्लियर। और उसको फिर हम उसी बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। कैन रिवील द आइडेंटिटी ऑफ एन अननोन सबस्टेंसेस। एक ऐसा सब्सटेंस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उस अननोन सबस्टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो कैसा है, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर। अब ना जी कहते हैं मैटर है, मैटर जो होता है डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, कौन कौन से, फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्लियर। तो एक बार हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, जो मैटर है ना, ये आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, कौन कौन से, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब अगर हम कहें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड without changing the composition and identity of substances। मतलब जो भी हमारे पास सबस्टांस होगा उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उससे बिना चेंज किए हुए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा कि वो फिजिकल चेंज है वहां पे, या फिजिकली वो कैसा है और कैसा नहीं। देखो कैसे, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे उसकी टेस्ट से पता चल जाएगा हमें, ऑर्डर यानी कि स्मेल कैसी है, उसका कलर कैसा है, साइज कैसा है, जो भी मैटर है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमें उसकी फिजिकल स्टेट से भी पता चल जाएगा, फिजिकल स्टेट्स कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का पता हो तो भी हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी बहुत सारी आ जाती हैं एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें जब हमें पता चलेंगी तो हमें पता होगा कि जो मैटर है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कर रहा है। क्लियर। अगर हम कहें केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, एबिलिटी ऑफ अ substances to undergo a chemical reaction, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन अगर हम इसकी देखें रिएक्शन तो वो होती है 4Fe +
3O2 plus 6H2O gives out to be FeOH3 4। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गैस में है, वाटर हमारे पास लिक्विड में है, आयरन सॉलिड है, और यहाँ से एक मिलकर हमारे पास बनता है FeOH3। यानी कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है यहाँ पर एक सॉलिड चीज बन रही है, यानी कि ये रस्टिंग में क्या होता है कि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, जो जहाँ पे भी रस्टिंग लगेगी आयरन जो होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब ना इसमें कुछ टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं। टर्म्स यूज्ड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ना कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। देखो कौन कौन सी, जैसे रस्ट, डिकम्पोज, प्रेसिपिटेट और ऑक्सीडाइज, फर्मेंट, करोड और ग्रो, गैस फॉर्मेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज में यूज की जाती हैं मैटर की। क्लियर है। ये तो आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब हम मैटर की कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लें। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर दो तरह से क्लासिफाई है। एक आ जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी आ जाती है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक इसका फिजिकल और दूसरा इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल आगे फर्दर तीन तरह से है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर। क्योंकि इनकी हम सब अलग अलग से प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी हम सिर्फ मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। केमिकल क्लासिफिकेशन भी दो तरह से होती है, प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, फर्दर ये डिवाइड है प्योर और इम्प्योर में। प्योर की अगर बात करें तो प्योर के फर्दर क्लासिफिकेशन है, यानी कि ये आते हैं फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड है। प्योर सबस्टांस लिख दो या प्योर मैटर लिख दो, कुछ भी लिख लो, सबस्टांसेस लिख लो, और इम्प्योर सबस्टांस। आप इसे मिक्सचर भी लिख सकते हो। क्लियर। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर प्योरिटी तो है नहीं, और प्योर सबस्टांस में पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, प्योरिटी है, कंपाउंड्स। नेक्स्ट। ठीक है। और अगर इम्प्योर सबस्टांस की बात करें तो ये भी फर्दर दो तरह से होते हैं। कौन कौन से, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है क्या, मेटल, नॉन मेटल के बारे में हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा है, और मेटलाइट्स, ये सब कुछ हमने देखा है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल पूरा एक चैप्टर है, वहां पर हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है। क्लियर। कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स या टू एटम्स लिख लो, join together to form compound through chemical bond। क्लियर। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर आपस में एक कंपाउंड बना लेते हैं। क्लियर। हमने मॉलिक्यूल में भी ये चीज देखी थी। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मेटल नॉन मेटल में पूरा एक टॉपिक है। क्लियर। तो इसके बारे में हम इतने कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपाउंड क्या होते हैं वो देख लिया। अब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस की अगर बात करें तो होमोजेनियस को हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर।
देखो होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि जो भी हमारा सोल्यूशन होगा थ्रू आउट उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कंपोजिशन जो होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन वो सेम रहता है। आप यहां लिख सकते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन। क्लियर? और अगर हेट्रोजेनस की बात करें, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। क्लियर? तो यहां पर हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंपोजिशन यहां पर डिफरेंट होता है, यहां पर कंपोजिशन सेम नहीं होता। क्लियर? ठीक है, अगर ना हम होमोजेनियस में एग्जांपल देख लें तो हम ये कह सकते हैं शुगर इन वाटर, ठीक है, मिथेनॉल इन वाटर, थेनॉल इन वाटर। क्लियर? अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में कहें तो यहां पर हम एग्जांपल दे देते हैं ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन रस्ट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हेट्रोजेनस के और ये कुछ है होमोजेनस की। तो इसे एक बार देख लो कि किस तरह से हम मैटर को क्लासिफाई कर चुके हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे मगर नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें सिर्फ इतना सा मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, हमने मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, क्लासिफिकेशन डिस्कस की। नेक्स्ट हम इसकी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ। थैंक यू सो मच।